ठीक है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीग्रल डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, द इंटीग्रल ट्रीटमेंट कंसिस्ट एडिंग सर्टेन कंपाउंड टू द कंक्रीट और मोर्टार during the process of mixing, which when used in construction act as a barrier to moisture penetration under different principle। ठीक है। तो इंटीग्रल डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं, तो हम कंक्रीट में ही कुछ ऐसे मटेरियल मिला दें जो वाटर रिपेलेंट हैं और जो मॉइस्चर के लिए एज ए बैरियर की तरह एक्ट करें और वो वाटर को पेनिट्रेट करने से रोकें। ठीक है। वो अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो वाटर रिपेलेंट है वो हम लोग यूज करते हैं मेनली कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट को तैयार कर कंक्रीट मिक्सिंग के टाइम। ठीक है। फिर क्या है, कंपाउंड लाइक chalk, talc, fuller's earth, etc. have mechanical action principle, that is they fill the pore present in the concrete or mortar and make them denser and waterproof। ठीक है। तो चाक हो गया, टैल्क हो गया, फुलर अर्थ हो गया, ये ऐसा मटेरियल जो है वो मैकेनिकल एक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि क्या करते हैं कि जब कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ये मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद प्लेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी पोर्स या होल्स हैं कंक्रीट में, जो भी पोर्स हैं वो उसको पूरी तरीके से फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद हमको एक डेंस मास कंक्रीट मास हमको मिलता है, जो कि वाटर को आने से रोकता है। ठीक है, वाटर प्रूफ बन जाता है। द कंपाउंड लाइक एल्कली, सिलिकेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा वर्क ऑन द प्रिंसिपल केमिकल एक्शन प्रिंसिपल। ठीक है। अब ये जो केमिकल कंपाउंड है, जैसे अल्कलाइन हो गया, सिलिकेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये मैकेनिकल प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दे रिएक्ट केमिकली एंड फिल द पोर्स टू एक्ट एज एन वाटर रेसिस्टेंट। ठीक है। ये केमिकली रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद ये क्या करते हैं, पोर्स को पूरी तरीके से फिल कर देते हैं और वाटर रेसिस्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये वाटर को आने से रोकते हैं। Similarly, some compounds like soap, petroleum oil, fatty oil compounds such as stearate of calcium, सोडियम, अमोनियम, ठीक है, ऐसे कंपाउंड भी जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा वर्क ऑन रिपल्सन प्रिंसिपल। ये जो कंपाउंड है ये रिपल्सन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दे आर यूज एट एडमिक्सिंग इन कंक्रीट टू रिएक्ट विथ इट एंड बिकम वाटर रिपेलेंट। ये क्या करते हैं, ये कंक्रीट में एज एडमिक्सचर ऐड किया जाता है, जो रिएक्ट करके एक वाटर रिपेलेंट बन जाते हैं। ठीक है, जो वाटर को रिपेल करते हैं। The synthetic compounds prepared under this principle are available in commercial forms like Pudlo, Sika, Novoid, Ironite, Dampro, Permo, Renus etc। ठीक है, ये कॉमर्शियल कंपाउंड है जो वाटर रिपेलेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये सिंथेटिक कंपाउंड है जो वाटर रिपेलेंट की तरह काम करते हैं। अब नेक्स्ट है कैविटी वॉल। कैविटी वॉल सबसे इफेक्टिव, मेरे हिसाब से तो सबसे इफेक्टिव है। अगर हमारे पास प्लेस है और हमको वाटर प्रूफिंग या डैम प्रिवेंशन करना है, तो कैविटी वॉल मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या करते हैं कि दो वॉल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इस वॉल में क्या करते हैं, दोनों वॉल के बीच में हल्का सा गैप या कैविटी देते हैं, जो क्या करता है कि जहाँ पे एयर होता है, जिसमें कोई भी मटेरियल हम लोग फिल नहीं करते हैं, और ये क्या करता है, डैम्पनेस को, मॉइस्चर कंटेंट को बिल्डिंग में आने से रोकता है। ठीक है, कैविटी वॉल। अब कैविटी वॉल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
A cavity wall consists of two parallel wall leaf skin of masonry separated by a continuous air space cavity. ठीक है, कैविटी वॉल क्या होता है कि दो पैरेलल वॉल होता है जिनके बीच में जो है वो कुछ स्पेस होता है और उस स्पेस में एयर होता है या कैविटी होती है, खाली स्पेस होता है, उसमें कुछ भी कोई भी मटेरियल फिल नहीं करते हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? आउट वॉल लीफ एक्सटीरियर वॉल पार्ट 10 सेंटीमीटर थिक, जो आउटर वॉल है उसको बोलते हैं आउट वॉल या आउट लीफ। ठीक है, जिसका थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर तक का होता है। फिर उसके बाद कैविटी और एयर स्पेस जो 5 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, जो कैविटी है वो 5 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। फिर उसके बाद इनर लीफ मिनिमम 10 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, तो जो इनर लीफ है वो कितने थिकनेस का होता है? वो 10 सेंटीमीटर की थिकनेस का होता है मिनिमम। ठीक है, ये 3 पार्ट है जिसमें अगर ये कैविटी जो है रहता है, यही मेन रीजन होता है कि दो अलग अलग वॉल बना के अगर हम उसके बीच में कैविटी दे देते हैं तो ये डैम्प प्रिवेशन बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसको डैम्पनेस जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को अच्छे से बहुत अच्छे से रोकता है। टू लीव्स forming a cavity in between may be of equal thickness or may not be। अच्छा, जो दो वॉल हम लोग बना रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वल थिकनेस का हो, वो इक्वल थिकनेस का हो सकता है या इक्वल थिकनेस का नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम कौन सा वॉल का थिकनेस बढ़ाते हैं। जो मेन वॉल है उसकी थिकनेस हम बढ़ा सकते हैं और जो सेकेंडरी वॉल है जो बस ऐसे ही दिया गया है ताकि डैम्पनेस को रोका जा सके, उसकी थिकनेस जो है वो हम कम कर सकते हैं। इनर वॉल की थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है। द इनर वॉल थिकनेस में मोर टू टेक लार्जर प्रॉपर्टी टू इम्पोज लोड ट्रांसमिटेड बाय फ्लोर एंड रूफ। ठीक है, जो इनर वॉल है वो उसका थिकनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोड रहता है। किस तरीके का लोड रहता है? फ्लोर लोड रहता है, रूफ का लोड रहता है, या बिल्डिंग में जो भी लोड इम्पोज है वो लोड जो है वो ट्रांसमिट होकर ग्राउंड तक आता है। तो ये जो है वो एक तरीके से जो है वो लोड बेयरिंग वॉल हो गया। लोड बेयरिंग वॉल को थिकनेस जो है वो हम क्या करते हैं कि इम्प्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है। Provision of continuous cavity in the wall effectively prevent the transmission of dampness from outer to inner wall। ठीक है, अगर कंटिन्यूस कैविटी है तो इफेक्टिवली जो है वो आउटर वॉल के डैम्पनेस को, मॉइस्चर कंटेंट को इनर वॉल तक आने से रोकता है। ठीक, इसके बाद अंडर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया हॉट ड्राई हॉट ह्यूमिड कैविटी टाइप कंस्ट्रक्शन इज मोस्ट डिजायरेबल एज it offer many advantages such as better living and comfort condition, economic construction, prevention of building against dampness। ठीक है, तो अगर इंडियन कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से देखा जाए। तो इसमें कौन कौन सा बेनिफिट है? बेटर लिविंग कंडीशन है, कंफर्ट कंडीशन है, ठीक है, इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन है और बिल्डिंग में डैम्पनेस को भी रोकता है। ठीक है, इसका और भी रीज़न है, जैसे ये थर्मल इंसुलेशन है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा हो तो ये थर्मल इंसुलेशन है वो क्या करेगा कि बिल्डिंग के अंदर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट जो है क्लाइमेट जो है वो एटमॉस्फेयर जो है कंडीशन जो है वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है? ये नॉइज इंसुलेशन हो जाएगा।
ये नॉइज को भी रिड्यूस कर देगा बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो कैविटी वॉल जो है इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन या इंडियन सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसका। ठीक है, as there is no contact between outer and inner wall of the cavity except at wall ties uh, which are impervious material, so possibility of moisture penetration is reduced to minimum। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि जो कैविटी वॉल है उसमें इनर वॉल और आउटर वॉल में कोई भी लिंक नहीं होता है। ठीक है, और जो भी लिंक होता है उनके बीच में बस एक ही लिंक होता है, वो है कौन सा, वॉल टाई की मदद से उन दोनों के बीच में लिंक रहता है, जॉइंट रहता है, और जो कि एक इम्परवियस मटेरियल होता है जो मॉइस्चर कंटेंट को अपने से पास थ्रू नहीं होने देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बिल्डिंग में बिल्कुल ही नहीं आता है या एकदम मिनिमम स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल ही नहीं आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इट हैज बीन वेरीफाइड ए कैविटी वॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर thickness internal and external wall with 5 centimeter cavity air space between is better, more reliable than solid wall of 20 centimeter thickness with respect to damp prevention। ठीक है, अब देखा गया है कि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर रखा जाए और उनके बीच में जो कैविटी है वो 5 सेंटीमीटर रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेरेबल टू, अगर कंपेयर करें 20 सेंटीमीटर के थिकनेस के, 20 सेंटीमीटर थिक वॉल थिकनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कैविटी वॉल है 10-10 सेंटीमीटर का, ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा इफेक्टिव है डैम्प प्रिवेंशन में। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, द कैविटी वॉल ऑफर गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, वही नॉइज का इंसुलेशन जो है ये करता है। ठीक है, जब कैविटी वॉल रहेगा तो वो नॉइज को ट्रांसमिट होने से रोकेगा। दूसरा क्या है, इट रिड्यूस द न्यूसेंस ऑफ इफ्लोरेसेंस, जब मॉइस्चर कंटेंट बिल्डिंग में आएगा ही नहीं तो इफ्लोरेसेंस भी नहीं होगा। ठीक है, इट ऑफर अदर एडवांटेजेस, लाइक कुछ अदर एडवांटेजेस भी हैं इसके, जैसे बेटर कंफर्ट और इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिकल भी है और बेटर कंफर्ट भी है, कंफर्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। हाइजेनिक कंडीशन में बिल्डिंग। ठीक है, हाइजेनिक कंडीशन में बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो है हाइजेनिक कंडीशन जो है वो मेंटेन रखता है। तो ये कुछ एडवांटेज है कैविटी वॉल का। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं क्या, शॉर्ट क्रीपिंग या गनेटिंग। शॉर्ट क्रीपिंग में क्या होता है कि हम कंक्रीट को स्प्रे करते हैं, स्प्रे करके हम क्या करते हैं कि उसको पूरी तरीके से फिल कर देते हैं जहाँ पे भी हमको मटेरियल को फिल करना होता है। शॉर्ट क्रीपिंग मतलब जैसे हम पाइप से पानी को स्प्रे करते हैं। ठीक है, अपने गार्डन में अगर पानी से को पाइप से पानी को स्प्रे करते हैं गार्डन में, तो जो स्प्रे करते हैं वो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, कंक्रीट को भी जो है वो सरफेस पे स्प्रे करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट क्रीपिंग या बोलते हैं गनेटिंग। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं कि क्या क्या है।
ठीक है, इसमें क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग एन इम्परवियस लेयर ऑफ रिच सीमेंट मोटार 1:3 फॉर वाटर प्रूफिंग ओवर द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस और ओवर द पाइप सिस्टर्न एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर रेसिस्टिंग वाटर प्रेशर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक इम्परमियस लेयर बनाते हैं सीमेंट मोटार का, जिसमें 1:3 रेशियो रहता है, और ये किस लिए किया जाता है, जो भी एक्सपोज सरफेस है उसकी वाटर प्रूफिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे भी पाइप्स होते हैं या सिस्टम होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट क्रीटिंग करते हैं, शॉर्ट कॉन्क्रीटिंग करते हैं, जो क्या करता है कि एक्सपोज सरफेस को वाटर प्रूफ बना देता है। ठीक है, Granite is a mixture of cement and sand on well-graded fine aggregate, the usual proportion of being 1:3 और 1:4। जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है। ठीक है, फाइन सैंड का मिक्सचर होता है। यूजुअली जो है इसका प्रोपोर्शन होता है वो 1:3 या 1:4 होता है। ठीक है, 1:3 या 1:4 होता है। A machine known as cement gun, having a nozzle for spray the mixture and a drum of compressor air for forcing the mixture under desired pressure is used for this purpose। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक मशीन यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीमेंट गन। ठीक है, जिसमें एक नोजल लगा हुआ होता है और एक कंप्रेसर एयर का ड्रम होता है, जिसमें जो एयर फोर्स करता है मिक्सचर को, ताकि उसको डिजायर प्रेशर से हम उसको स्प्रे कर सकें। जिस तरीके से वाटर को स्प्रे करते हैं गार्डन में लूज पाइप की मदद से, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट क्रीटिंग करते हैं। ठीक है, any surface which is to be treated is first thoroughly cleaned of any dirt, grease or loose particle, then fully wetted। ठीक है, जहाँ पे भी हमको शॉर्ट क्रीटिंग करनी होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस सरफेस को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, उस पर कहीं से भी कोई डर्ट, ग्रीस या लूज पार्टिकल उसमें ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सरफेस को पूरी तरीके से भिगो देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, द मिक्स ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज देन सॉट अंडर ए प्रेशर ऑफ 2 to 3 kg पर centimeter square by holding the nozzle of cement gun at a distance of 75 to 99 centimeter from the wall surface। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जब पूरी तरीके से सरफेस को भिगो देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो सीमेंट सैंड का मिक्सचर होता है उसको 2 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से हम स्प्रे करते हैं, और जो नोजल होता है सीमेंट गन का वो 75 सेंटीमीटर से 99 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच में हम सरफेस से रखते हैं जब हम शॉर्ट क्रीटिंग करते हैं। द नेसेसरी क्वालिटी of water is added by means of regulating valve soon after the mixture comes out from the cement gun। ठीक है, अब नेसेसरी क्वालिटी ऑफ वाटर, जो वाटर जो है वो इसमें ऐड करते रहते हैं हम, रेगुलेटिंग वॉल सून। ठीक है, जो वॉल है उसको करने के लिए, और जो मिक्सचर है, जो सीमेंट गन का जो मिक्सचर है उसको प्रॉपरली जो है वो निकलने के लिए। ठीक है, so mixed of desired consistency and thickness can be sprayed to get the impervious layer। The impervious surface should be watered for about 10 days। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो डिजायर कंसिस्टेंसी का या डिजायर थिकनेस का जो सीमेंट कंक्रीट है उसको स्प्रे करते हैं इम्परवियस लेयर बनाने के लिए। ठीक है, और इस इम्परवियस लेयर को वाटरिंग करते हैं अगले 10 दिन तक, मतलब इसकी क्योरिंग करते हैं अगले 10 दिन तक। ठीक है, ताकि इसका स्ट्रेंथ जो है वो पूरी हाइड्रेशन रिएक्शन हो सके और इसका स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरीके से आ सके। फिर क्या है, बाय दिस टेक्निक इम्परवियस लेयर ऑफ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, इस तरीके से हम हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं, इम्परवियस लेयर का हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर लेते हैं 28 days स्ट्रेंथ। ठीक है, so it is useful method for reconditioning repairing old concrete work।
brick and masonry work which have deteriorated। ठीक है, और इस टेक्निक के मदद से, ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि ओल्ड कंक्रीट वर्क को या ब्रिक वर्क को या मैसनरी वर्क को हम फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर से उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो डिटोरिएट हो रहे हैं उसको फिर से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका प्रेशर ग्राउट, या जिसको बोलते हैं सीमेंटेशन। ठीक है, ये डैम प्रिवेंशन का लास्ट टॉपिक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, cementation is a process by forcing the cement mixture of cement, sand and water under pressure into cracks what filter present in the structural component and ground। ठीक है, इस जैसे शॉर्ट क्रीटिंग करते हैं, सेम है सीमेंट प्रेशर ग्राउट या सीमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि सीमेंट सैंड का मिक्सचर लेते हैं और सीमेंट सैंड का पेस्ट लेते हैं वाटर के साथ, और इसको हाई प्रेशर से हम स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में जो भी क्रैक्स या वॉइड्स या जो भी फिलर है, जो भी खाली स्पेस है, उसमें हम इस मटेरियल को फिल करते हैं। ठीक है, all the component of the structure is general and foundation which are laid to the moisture penetration and consolidation and so made water resistant by this process। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जैसे फाउंडेशन हो गया, ठीक है, वहाँ जहाँ से भी मॉइस्चर जो है वो पेनिट्रेट कर से आ सकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं इसी मेथड से जो है वो, मतलब सीमेंटेशन से या प्रेशर ग्राउट से जो है वो हम वाटर रिपेलेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं वाटर रिपेलेंट इसको बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जितने भी क्रैक या वॉइड जो हैं वो कंक्रीट में रहते हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर मेंबर में रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि उसके वॉइड या क्रैक को हम क्या करते हैं कि सीमेंट सैंड और वाटर का एक मिक्सचर पेस्ट तैयार करते हैं, और इस पेस्ट को जो है वो उनके क्रैक्स में पूरी तरीके से फिल कर देते हैं। ठीक है, जो क्या करता है कि वाटर को उसके अंदर आने से रोकता है। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। ठीक, फिर क्या है, इसी तरीके से क्या करता है कि फाउंडेशन में वाटर को मॉइस्चर कंटेंट को आने से रोकता है। जो फाउंडेशन में पेनिट्रेशन करके कंसोलिडेशन वाटर को रेसिस्ट करता है। ठीक, फिर क्या है, here heels or drilled is at selected point in the structure and cement ground is sufficiently thin consistency is forced under the pressure to ensure the complete penetration onto crack। This makes structure water tight and restore stability and strength। हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग के अलग अलग स्ट्रक्चरल मेंबर में हम ड्रिल करके होल्ड करते हैं कुछ सुटेबल पॉइंट पे, और क्या करते हैं कि लो कंसिस्टेंसी, मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल लो करके हम क्या करते हैं इसी हाई सीमेंट सैंड के पेस्ट को उसी होल्स के थ्रू, उसी क्रैक के थ्रू हम क्या करते हैं उसी ड्रिल के थ्रू जो है वो इंजेक्ट करते हैं, और वो क्या करता है कि जो पूरे क्रैक को या पूरे वॉइड्स को पूरी तरीके से फिल कर देता है, और ये वाटर रेसिस्टेंट बना देता है स्ट्रक्चर मेंबर को, और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो फिर से इम्प्रूव हो जाती है। फिर क्या है, when structure is resting on hard but loose texture ground is its strength can be increased by this process। ठीक है, अब कोई स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड है लेकिन लूज ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस टेक्निक से क्या करते हैं कि हम उसका स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। This technique is used for repairing structural consolidated ground to improve bearing capacity, forming water cutoff to prevent seepage। ठीक है,
इस टेक्निक से क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर को रिपेयर कर सकते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और जो वाटर कट ऑफ की वजह से जो सीपेज होता है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये था सीमेंटेशन या ग्राउट। ठीक है, सीमेंटेशन था या प्रेशर ग्राउट था। ठीक है, तो जो जो डैम प्रिवेंशन वाला टॉपिक है यूनिट 3 का, ये आज पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 का ही कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जो है वो डैम प्रिवेंशन का ये टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, तो अभी क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, डैम प्रिवेंशन जो है वो पूरी तरीके से आज खत्म हो गया है। यूनिट 3 का ये सबसे पहला टॉपिक था डैम प्रिवेंशन, जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक जो है यूनिट 3 का कोई दूसरा टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी का क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।